जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का बुक है और मैं आप लोगों को हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का मैं सब करवा चुका हूँ, क्लास 6 का। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए साइंस का पार्ट। तो देखिए, ये जो चैप्टर साइंस का है इसमें बेसिक वाला चीज़ सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि क्लास 6 का है तो क्लास 6 में आपका कुछ ज़्यादा तो दिया हुआ नहीं होगा, है ना, एक्सप्लेन करके। लेकिन बेसिक चीज़ बहुत सारा दिया हुआ, जितना भी बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं साइंस में ना, वो सारा चीज़ में दिया हुआ। आप लोग जो है क्या कीजिए, देखिए इसमें क्लास को जो है ना पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक बने रहेगा तभी आपको कुछ प्रॉफिट हो पाएगा। लास्ट तक नहीं बने रहते हैं और आप लोग वीडियो को, क्लास को पूरा देखते नहीं हैं और आधे अधूरा छोड़ कर चल जाते हैं, इससे आपका ही लॉस होगा। ठीक है ना। क्लास को पूरा कोशिश कीजिए देखने का। और ये आपका जो, क्योंकि मैं बुक का मैं नहीं करवा रहा हूँ, जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन मैं उसको करवाता हूँ, है ना। और आप लोग को लगता है कि जब क्लास स्टार्ट होता है ना, तो क्या कीजिए कि बीच में जो है कमेंट किया कीजिए, जिससे क्या हो सके कि मैं बता सकूं आप लोगों को कि मतलब कि मेरा जो है क्लास किस तरह से चल रहा है ना। और क्या कीजिए, देखिए इसमें जो पूरे लास्ट तक बने रहिए और देखिए पूरे क्लास को अच्छी तरह से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि क्लास 6 का है तो समझ सकते हैं कि पूरा बेस जो मेरा इसीलिए टिका हुआ रहेगा, है ना। और साइंस एसएसटी का पोर्शन, तो सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन है मैं सब करवा दिया हूँ। उसको आप लोग जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं, विद्या सेंटर पे ही प्ले लिस्ट में आपका जो है ना अभी भी वीडियो जो है वो प्रेजेंट है। अब देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा बस, जिससे हमको कुछ मोटिवेट मिले, और लाइक और सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि साइंस का जो पहला चैप्टर आपका कह रहा है भोजन के बारे में कह रहा है, या कहाँ से आता है, भोजन के बारे में कह रहा है कि भोजन ये आता है कहाँ से। ठीक है ना। ये पहला बात कर रहा है कि भोजन जो है ये आता है कहाँ से। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संगठक की बात करते हैं। संगठक क्या होता है? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि। कहीं नहीं हम लोग संगठक कहते हैं। संगठक किसको कहते हैं? जो चीज़ की हम लोगों को आवश्यकता होता है, जो भोजन हम लोग बनाते हैं उसको बनाने के लिए जिस चीज़ का हमको ज़रूरी पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थ के स्रोत की बात करते हैं। स्रोत क्या होता है? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थ का स्रोत कहते हैं, है ना। स्रोत का मतलब होता है रिसोर्सेज। हम जो खाना पदार्थ बनाते हैं, हमारा जो भोजन प्राप्त होता है वो किस जगह से प्राप्त होता है, किस किस जगह से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। और हम खाद्य पदार्थ के दो स्रोत प्राप्त करते हैं, एक पौधे से, दूसरा जानवरों से प्राप्त करते हैं। पौधे से करते हैं गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, सब आपका जो हो गया पौधे से करते हैं। और जंतु से हम लोग क्या करते हैं? अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, सब हम लोग किससे करते हैं? जंतु से करते हैं। कच्ची सामग्री की बात करते हैं, है ना। खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री कहते हैं। जो भी कच्चा चीज़ होता है, जो भी मतलब खाना बनाने के लिए, खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जो है जिन संगठक का प्रयोग करते हैं उसको कच्चा सामग्री कहते हैं। इसमें आपका नमक हो जाएगा, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि सब चीज़ हो जाएगा, उसको कच्ची सामग्री बोलते हैं। और पौधे के खाने योग्य भाग, पौधे के खाने योग्य भाग की बात करते हैं तो कुछ पौधे को दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, जैसे जड़ हो गया, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि सबको, जो हमारे खाने वाला भाग है। पौधे के भाग की बात करते हैं, जैसे कि आलू का तना खाया जाता है ना। तना किसको होता है? आलू का होता है, उसको हम लोग खाते हैं। मूली का जड़, पत्ता दोनों खाया जाता है ना। अभी ठंडा का मौसम है तो मूली खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है, पालक के पत्ता को खाया जाता है। अंकुरन की बात करते हैं। देखिए अंकुरन क्या है कि बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। मतलब जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उससे जो पौधे उगते हैं उसको लोग क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं, है ना। जैसे मूंग का अंकुरन होना, चने का अंकुरन होना। अब देखिए स्प्राउट की बात करते हैं, अंकुरन, अंकुर की बात करते हैं। करा कि अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है, उसको क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। जो हम लोग जो सीड्स डालते हैं, देखते हैं उससे सफ़ेद रंग का कोई पार्ट निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको अंकुर कहते हैं, है ना। मकरंद किसको बोलते हैं? जिसको नेक्टर के नाम से जानते हैं, नेक्टर।
मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। जो बाद में क्या बनता है? शहद बन जाता है। जो मधुमक्खी होते हैं जो वो फूल को रस को इकट्ठा करते हैं ना, क्या करते हैं? फूल के रस को जो इकट्ठा करते हैं उसको बाद में क्या बनता है? वो शहद बन जाता है। मधुमक्खियाँ जैसे मधुमक्खियाँ मकरंद जो है नेक्टर का भंडारण करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मतलब हर वर्ष के पूरे सालों भर ये उपलब्ध नहीं होते, कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है ये। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, है ना। अब भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जो शहद होता है उसका वो पूरे साल तक उसका वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। अब देखिए भोजन के रेशियो से तीन प्रकार के जो है जंतु होते हैं। एक शाकाहारी, मांसाहारी, दूसरा सर्वाहारी, तीसरा सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होता है? जो क्या करते हैं? जो पादप खाते, जो पेड़ पौधा को खाते उसको शाकाहारी बोलते हैं। गाय, हिरन, भैंस, खरगोश ये सब हो जाएगा। मांसाहारी की बात करते हैं जो केवल जंतु जो है जंतु उत्पादों को ही खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। शेर हो गया, बाघ हो गया, मतलब क्या मांसाहारी हो जाएगा। और सर्वाहारी की बात करते हैं जो दोनों को खाता है, शाकाहारी और मांसाहारी जो दोनों को खाता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। उसमें हम लोग खुद आ जाएंगे, कौवा हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगी, सब हो जाएगा। देखिए पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, भोजन के घटक की बात करते हैं। भोजन के घटक देखिए कह रहा है कि खाद्य पदार्थ की बात करता है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं में से मिलाता है ना। खाद्य पदार्थ क्या होता है कि प्रत्येक भोजन एक या एक से अधिक प्रकार का जो भी भोजन होता है जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है वो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है ना, वो हमारा खाद्य पदार्थ का हो जाएगा। अब पोषक की बात करते हैं। जो वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है उसको क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जो पोषक होते हैं जिससे हमारा क्या होता है? वृद्धि होता है और हमें कार्य करने के लिए हमको क्या ऊर्जा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पोषक कहते हैं। अब पोषक की बात करते हैं। पोषक तत्व देखिए कौन कौन है हमारे बॉडी में, कौन कौन मतलब हमको ज़रूरी पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, खनिज लवण का, सबका हमको ज़रूरी पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए क्या होता है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब ये देखिए किस किस चीज़ में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे मतलब कि चावल में, गेहूँ में, आलू में, शकरकंद में, मक्का में, पपीता में, सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन की बात करते हैं। ये बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है? प्रोटीन की उपस्थिति। जो मतलब कि देखिए बैगन में जो बैंगनी रंग होता है ना वो प्रोटीन की जो परसेंटी को दर्शाता है कि कितना परसेंटी आपका बैगन जो है उसमें कितना प्रोटीन है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। अगर हमको शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर को ज़्यादा वृद्धि करना है तो प्रोटीन हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन की स्रोत बोलते हैं कि प्रोटीन किस चीज़ को खाएंगे जिससे हमको प्रोटीन मिलेगा। तो पादप से चना हो गया, मटर हो गया, राजमा हो गया, मूंग, सोयाबीन है ना। जंतु से मांस हो गया, उसके बाद जाके मछली, दूध, पनीर आदि सब हमारा क्या है? प्रोटीन का स्रोत है। अब वसा की बात करते हैं जिसे फैट क्या होता है? कागज़ पर तेल का जो धब्बा होता है पदार्थ वसा का उपस्थिति को दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। वसा के स्रोत बोलते हैं किस किस चीज़ से वसा मिलता है हमको? मूंगफली से, तिल से, गिरी से, तेल जंतुओं से, अंडे से, मछली से, मांस से, दूध से, घी से, मक्खन से, ये सभी से क्या मिलता है? फैट मिलता है। देखिए मछली में भी फैट होता है। आप लोग देखिए मछली जो है इसमें भी क्या पाया जाता है? वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और हम लोग जो दूध, घी खाते, मक्खन खाते, इस सब में भी पाया जाता है। अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसका कई कई अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, सी, डी, ई, विटामिन के, ये सब हो गया हमारा। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो विटामिन का एक समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होता है। देखिए कह रहा विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों के स्वस्थ रखता है। विटामिन ए। विटामिन सी रोगों से लड़ने में क्या करता है? हमको डिजीज से लड़ने में क्या करता है? हेल्प करता है, विटामिन सी करता है। और विटामिन डी की बात करता है।
हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। मतलब कैल्शियम और दांतों की सहायता करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। वैसे विटामिन डी हमारे क्या होता है, सूरज के लाइट में पाया जाता है। खनिज लवण की बात करते हैं, हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के प्रत्येक खनिज लवण को आवश्यकता होती है। मतलब हमारे शरीर के जो उचित विकास होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे हमारा हेल्थ बना रहे, इसके लिए हमको क्या होता है, खनिज की जरूरत पड़ता है। और खनिज देखिए किस किस से पाया जाता है, ये आपका होता है आयोडीन, अदरक, केकड़ा केकड़ा में भी होता है देखिए खनिज लवण। फॉस्फोरस किस में होता है, दूध में, केला में, गेहूँ में क्या होता है, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोहा किस में पाया जाता है, ये पालक में, सेब में, है ना, और या कि जो तेल होता है उसमें पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है दूध और अंडा में, है ना। अब देखिए रुक्षांश की बात करते हैं, हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश जो है हमारे शरीर में क्या करता है, ये आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। और आहारी रेशे क्या, तो रुक्षांश के नाम से ही जाना जाता है। अब रुक्षांश के मुख्य स्रोत बोलते ही रुक्षांश किस चीज़ में पाया जाता है, ये हमारा जो साबुत जो खाद होता है, साबुत जो खाद्यान्न होता है उसमें पाया जाता है। दाल में पाया जाता है, आलू में, ताजे फल में, सब्जियाँ में, सब में पाया जाता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे बॉडी में जो भोजन नहीं पच पाता है उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, रुक्षांश ही हेल्प करता है। जल की बात करते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट है देखिए पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, हमारा रुक्षांश ही हेल्प करता है। आहार देखिए, आहार क्या होता है, सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम लोग कुछ खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार बोलते हैं। संतुलित आहार देखिए क्या होता है हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर की क्या होता है, आवश्यकता होता है। जैसे देखिए दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज हो गया, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर भी ख़त्म हो गया, 2 चैप्टर ख़त्म हो गया, छठ पे चलते हैं। देखिए तंतु से वस्त्र तक वो बोल रहा है, तंतु से वस्त्र की बात बोलता है, कपड़ा जो तैयार होता है उसके बारे में कर। सबसे पहले हम जानेंगे तंतु कहते हैं किसको, है ना। तंतु होता है क्या चीज़, एक प्रकार से रेशे होते हैं जिसको तागे या फिर धागे बनाए जाते हैं। तंतु क्या, एक प्रकार का रेशा होता है जिससे धागा बनाया जाता है। प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं, जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, है ना। जो तंतु जो है क्या होता है कि पादप या जंतु से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से जो प्राप्त तंतु जैसे कपास हो गया, रुई, जूट, पटसन आदि हमारा ये सब क्या है, पादप से प्राप्त होता है। जंतु से कौन कौन प्राप्त होता है, हमारा ऊन रेशम जंतु से मिलता है। जंतु से ऊन भेड़, बकरी या याक, खरगोश प्राप्त होता है। अब ऊन जो है, ऊन किससे मिलता है, ऊन हमारा भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है, याक से मिलता है, खरगोश से मिलता है, सब जगह से मिलता है। रेशमी तंतु, रेशमी तंतु देखिए क्या हो रहा, देखिए रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु जो होता है ये किससे होता है, कोकून से खींचा जाता है। अब देखिए संश्लिष्ट तंतु किसको बोलते हैं, करा के रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। मतलब जो केमिकल तरीके से जो प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट तंतु का। इसमें आपका पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा, है ना। ये सब आपका संश्लिष्ट हो गया जो कि केमिकल तरीके से तैयार होता है। क्या क्या हो जाएगा संश्लिष्ट में, पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा और एक्रेलिक हो जाएगा। ये सब आता है क्वेश्चन में, ध्यान से रखिए और ध्यान से पढ़िए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अब पादप जंतु की बात करता है, जो तंतु पादप से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पादप तंतु बोलते हैं। रुई की बात करते हैं, रुई एक प्राकृतिक तंतु जो पौधों से प्राप्त होता है। रुई जो है, रुई क्या एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधे से प्राप्त होता है। कपास की फसल की बात करते हैं, काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। जो कपास होता है ये आपका कहाँ होता है, काली मृदा और जलवायु में क्या होता है ये। अब देखिए कपास की बात करता है, कपास पादप के फल, कपास गोलक जो होता है ये पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों से कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, हाथ के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। कपास का ओटना किसको बोलते हैं, कपास से जो कपास होते हैं उससे बीजों को जो है ना कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसको प्राप्त किया जाता है कपास को। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का मतलब आप अभी प्रेजेंट में जो होता है उसको जो ओटा जाता है मतलब मिलाया जाता है,
अब मशीनों का ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। जो पटसन का जो तंतु होता है उसको पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में किया जाता है। मतलब भारत में जो जो कपास होता है इसका जो खेती होता है कब होता है? वर्षा ऋतु में किया जाता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ होता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में होता है। पटसन कहाँ कहाँ होता है भारत में? पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में होता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक क्या होता है? जल में डुबा कर रखा जाता है। जल में डुबा कर रखा जाता है। पृथक देखिए, पृथक मतलब क्या होता है? पटसन जो तंतु है उसको हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। हाथ से ही उसको अलग किया जाता है। अब देखिए कताई क्या होता है? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जब रेशा जो होता है जो उससे जब धागा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। अब देखिए तकली क्या होता है? तकली किसको बोलते हैं? कताई के लिए एक सरल युक्ति है ना, जो कताई किया जाता है, जो एक प्रक्रिया कताई होता है उसको कह कि कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है जो कि तकली कहते हैं। हस्त तकुआ मतलब हो गया हाथ के द्वारा जो होता है किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तकली बोलते हैं। चरखा की बात करते हैं, है ना। चरखा देखिए अगर हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। धागों से वस्त्र बनाने की विधि क्या बोलते हैं? बुनाई होता है ना। जो धागे होते हैं उससे जो वस्त्र बना जाता है क्या बोलते हैं? बुनाई या फिर बंधाई बोलते हैं। बुनाई देखिए क्या होता है? धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं, है ना। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। जो वस्त्र होते हैं उसका बुनाई कहाँ होता है? करघों पर किया जाता है। करघे करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। मतलब हाथ के द्वारा भी होता है और विद्युत के द्वारा भी होता है। अब बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। चलिए हो गया ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं 4 पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। देखिए कितना मज़ा आने वाला है आपका, एकदम बेस टू बेस, एक पॉइंट टू पॉइंट। एक ऐसा नहीं कि पॉइंट में छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ाते हुए आप लोग को निकल रहा हूँ, है ना। और जो जो हार्ड चीज़ होता है वो मैं उसको समझाने का कोशिश करता हूँ जो आप लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं सिर्फ बुक को पढ़ ली या पढ़ के निकल के, वो भी काम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वस्तुओं के समूह बनाना, है ना। वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बना होता है। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। हमारे चारों ओर क्या है? बहुत सारे वस्तु अनेक अनेक पदार्थ के बना होता है जिसका क्या होता है? रंग और गुण सबका अलग अलग होता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो है एक या एक से अधिक पदार्थों से बना होता है। जैसे कि देखिए कांच की बात करता है, धातु की बात करता है, प्लास्टिक, कागज, मृदा, ये सब चीज़। वस्तु की बात करते हैं, एक ही पदार्थ से बना होता है। वस्तु एक ही पदार्थ से बना होता है या एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। पदार्थ की बात करते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार होता तथा वह स्थान घेरती है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ किसको बोलते हैं? ऐसा कोई वस्तु जिसका निश्चित भार होता, द्रव्यमान, भार मीन्स क्या हुआ? उसका द्रव्यमान हुआ, है ना। जो स्थान घेरता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं। पृथ्वी पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस में होता है। ठोस की बात करते हैं, पदार्थ वह अवस्था है जिसमें आकार एवं आयतन किसका होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, उसको ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लोहा हो गया, बर्फ का टुकड़ा हो गया। आकार मतलब हो गया, देखिए कोई भी चीज़ का आकार हो गया, कोई एक फिगर बन गया। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्या बन गया, सपोज करते हैं मेरा ये बॉल है ना, ये बॉल है। तो बॉल का जितना जैसे कि फिगर जो बन गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या आकार हो गया, है ना। ये कभी इसका कभी जो ठोस जो चीज़ एक बार बन गया उसका कभी अलग नहीं हो सकता। और आयतन का मतलब क्या होता है? ये पूरे इतना दूर का जो भी, इतना दूर से लेके पूरे जो जितना भी फिगर सब में क्या कहलाएगा? वो आयतन कहलाएगा। ये एकदम डिफिनिट होता है, एक बार जो बन गया वो बन गया, है ना। इसलिए बोला जाता है कि ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। और द्रव की बात करते हैं, इसका आकार होता है अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। मान लीजिए सपोज करते हैं मेरा एक कैन है ना, एक मेरा कैन, एक मेरा बाल्टी है, मान लीजिए सपोज करते हैं। इसमें मेरा क्या है? यहाँ तक मेरा दूध रखा हुआ, ठीक है। ये दूध मेरा 5 लीटर का दूध है, ठीक है। दूसरा मैं कोई भी बर्तन एक ले लिया,
उस बर्तन में जैसे मैं दूध को इतना डालूंगा तो ऑटोमेटिक कोई ज़रूरी नहीं कि इतना में ये इतना ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपने आयतन के रेशियो से, वेट के रेशियो से, अपने प्लेस के रेशियो से उतना वो जगह वो छेकता है ना। इसलिए जो लिक्विड होता है ना उसका आयतन तो होता है निश्चित, मतलब यहाँ अगर 2 kg है तो यहाँ भी ये 2 kg ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्लेस जो आकार बना रहा है यहाँ पे वो आकार वो नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका आकार कुछ और है, उसका शेप कुछ और होता है। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, अल्कोहल हो गया। अब गैस की बात करते हैं, गैस का ना ही आकार होता है और ना ही आयतन होता है, दोनों ही क्या होता है इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको हम लोग फीलिंग कर सकते हैं। हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना। इसका ना ही आकार होता है निश्चित और ना ही आयतन होता है निश्चित। देखिए क्या क्या रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, पर उनमें से हर वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जैसे पदार्थों के गुण की बात करता है, किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुण अथवा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर ही डिपेंड करता है। कोई भी अगर पदार्थ होता है तो उसका गुण अलग होता है ना। उसका गुण के रेशियो से और उपयोग की जाने वस्तुओं के आधार पर ही उसका किया जाता है। जैसे दिखावट है, देखिए पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। दिखावट मतलब वो क्या होगा, जो पदार्थ होते हैं एक पदार्थ सेम नहीं होता, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ता है ना। कुछ पदार्थ चमकदार होता है, खुरदरे होता है, चिकने होता है, कठोर भी होता है, कोमल भी होता है। सब मतलब जितने जितने पदार्थ होते हैं सबका सब अलग अलग नेचर का होता है। अब कोमल पदार्थ की बात बोलते हैं। कोमल पदार्थ में तो क्या हुआ, वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित हो जाता है, आसानी से संपीड़ित हो सकते हैं या फिर खरोंचा जा सकता है, उसको कोमल पदार्थ बोलते हैं। कठोर मतलब हो गया जो ये पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन। तो संपीड़ित मतलब क्या हुआ, उसको दबाना, प्रेस लगाना बहुत ही कठिन, उसको क्या बोलते हैं, कठोर पदार्थ बोलते हैं। धातु की बात करते हैं, पदार्थ जिनमें एक प्रकार की धोती होती है पराया धातु होता है। एक प्रकार जिसमें धोती होगा उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब एक ही प्रकार के चीज से बनता है, उसको क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। अब विलय की बात करते हैं। देखिए विलय क्या होता है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। जैसे कि हमारा पानी हो गया, नमक हो गया, उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। विलय मतलब जो मिल जाए, है ना, जो मिल जाए उसको विलय बोलते हैं। और अविलय मतलब होता है कि जो कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होता, जो मिलता नहीं है। और पानी और धूल को अगर मिलाएंगे तो कभी मिलेगा, है ना। पानी के साथ में अगर आलू को मैं पूरा मिलाऊंगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो जो अलग अलग होता है उसको अविलय बोलते हैं। अब पारदर्शिता की बात बोलते हैं। तो पारदर्शिता देखिए क्या होता है कि पदार्थ वह गुण है जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार किया जाता है, यानी कि अनुमति देता है। मतलब ऐसा कोई भी मैटर, ऐसा कोई पदार्थ जो अपने से क्या करता है, लाइट को एक्रोस करने देता है, उसको पारदर्शिता बोलते हैं। पारदर्शी क्या होता है, देखिए ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जाए। देखिए पारदर्शिता और पारदर्शी में अंतर है। पारदर्शिता मतलब होगा कि जो पदार्थ की बात करता है, उसके गुण की बात करता है और उसमें से लाइट एक्रोस हो जाता है। और पारदर्शी मतलब क्या, ऐसे पदार्थ जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। दोनों में अंतर है ना। पारदर्शी पदार्थों में आर पार देखा जा सकता है, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, सबका आर पार हम लोग देख सकते हैं। अपारदर्शी वैसे पदार्थ जिनमें से होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते उसको अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे पेपर हो गया, धातु, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। जैसे कोई दीवार है तो दीवार के आर पार हम थोड़ी देख सकते, नहीं देख सकते। कोई लकड़ी है तो लकड़ी के आर पार हम लोग थोड़ी देख सकते, नहीं देख सकते। ठीक है, जिसका अलग अलग होता है, समझ गए ना, अलग अलग जिसको हम देख सकते हैं, मेरा वो क्या होगा, मेरा अलग अलग हो जाएगा। जिसको हम लोग जो कि कलरहीन होगा उसके आर पार। जैसे कि पारभासी की बात करता है, देखिए पारभासी आपका क्या हो जाएगा, वैसे पदार्थ जिससे आप आपकी वस्तुओं को आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, मतलब कि देख सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि बटर पेपर हो गया, आपका बटर पेपर हो जाएगा, मोटी कांच हो जाएगा, जो मोटा वाला जो कांच होता है उसको हम लोग देख सकते लेकिन हल्का हल्का दिखाई देगा, मिनिमम दिखाई देगा, है ना। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत के बात बोलता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसमें भार में कमी आभास होता है। भार में यही कमी जो होता है, ये आभासी कमी जो होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उसे आर्किमिडीज का मतलब जो हमारा जो वस्तु है, जिस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, है ना। जो वस्तु पानी में से, पानी में कोई वस्तु को डुबाना शुरू करते हैं तो हमको हल्का प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि जो वस्तु के द्वारा जो पानी को हटाया गया है, जिस वस्तु मान लीजिए कि मेरा ये, देखिए बताते हैं आप लोगों को, मान लीजिए कि मेरा ये एक वस्तु है,
है ना। मतलब इसमें पूरा पानी, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। मैंने क्या किया, एक कोई भी चीज़ को ले लिया, इसे मैंने ऊपर से प्रेस लगाना, यहाँ से प्रेस लगाना इस पर शुरू किया, है ना। प्रेस लगाना इस पर शुरू किया। जैसे इस पर प्रेस लगाना शुरू करेंगे तो हमको क्या लगेगा, हल्का पता चलेगा, हल्का पता चलेगा। हल्का पता क्यों चलेगा, हल्का फीलिंग क्यों होगा, क्योंकि इस वस्तु के द्वारा जो भी पानी को हटाया जा रहा है, जो मेरा पानी जो भी हटाया जा रहा है, ठीक है, वस्तु जो भी पानी को हटाया जा रहा है, तो वो पानी का जो भी भार होगा, उसके भार के क्या होता है, उसका ये पानी का जो भार होता है, इस भार के बराबर होता है इस वस्तु का भार। इसलिए क्या होता है, हम लोगों को हल्का प्रतीत होता है। इसी तरह आर्किमिडीज का सिद्धांत इसको ही कहते हैं। इसके अनुप्रयोग देखिए, कह रहा है लोहे की बनी छोटी, लोहे की जो बनी छोटी होती है, गेंद पानी में डूब जाता है, गेंद जो है पानी में डूब जाता है, लेकिन बड़ा जहाज पानी में तैरता रहता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। क्योंकि जो जहाज होता है वो पानी में नहीं डूबता, ठीक है, और छोटा सा एक कील ले लिया जाए, ये पानी में डूब जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस कील के द्वारा जो पानी को जो हटाया जा रहा है, तो जो पानी को जो हटाया जा रहा है, तो पानी का भार जो है वो कील के भार से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जाके ये इसमें जाकर डूब रहा है। लेकिन जब जहाज एक होता है ना, जो एक जहाज हमारा होता है, इसके द्वारा जो होता है, जो पानी को जो हटाया जाता है, ठीक ना, तो ये जहाज का जो वज़न होता है वो पानी के वज़न के बराबर होता है, इक्वल में होता है, इसलिए ये जहाज जो पानी में नहीं डूबता है, ठीक है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये भी चैप्टर आपका समाप्त हो गया, वस्तु के अब चलते हैं 5th पे, है ना। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, और देखिए आप लोगों को कितना एंजॉय आता है ना। ऐसे मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जिससे एनसीईआरटी को आप लोग पूरा निचोड़ कर रख दें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करें पदार्थों का पृथक्करण की बात करते हैं। देखिए मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण किसको बोलते हैं, मिश्रण होता है मिक्सचर, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक उनके मिलने से बनता है। मिक्सचर किसको बोलते हैं, ये दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जो होता है उसको मिलने से बनता है, उसको मिश्रण कहते हैं। हवा एक आपका क्या है, मिश्रण है। हवा आपका एक मिश्रण है जिसमें कई गैसें मिला होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीज़ अलग अलग गैसेज। देखिए आगे, पृथक्करण की विधियाँ बोलते हैं, मतलब अलग करने की विधियाँ कौन कौन होता है। एक होता है हस्तचयन, मतलब हाथ के द्वारा जिसको अलग किया जाता है। किसी मिश्रण से हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को हाथ के द्वारा अलग जब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हस्तचयन बोलते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल से पत्थर तथा भूसे को अलग करने को क्या बोलते हैं, हस्तचयन बोलते हैं। थ्रेसिंग की बात किसको बोलते हैं, सूखे पौधों को डंडियों अनाज को पृथक करने की तो क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। जो सूखा पौधा होता है जब उसको अलग, मतलब कि जब बीज को जो फल होते हैं उसको जब उससे अलग किया जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो एक मशीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि या फिर हो सकता है कि बैल की सहायता से भी होता है, जो बैल होता है बैल की सहायता से भी किया जाता है, ठीक है, या फिर मशीन का उपयोग के द्वारा किया जाता है, या फिर हाथ से डंडा से मार के भी किया जाता है। अब देखिए निष्पावन, देखिए क्या होता है, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा, मतलब पवन या फिर वायु के झोंकों द्वारा जब होता है कोई मिश्रण को जब अलग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निष्पावन बोलते हैं। जैसे कि आपका किसान हो गया, भूसे से अनाज को क्या करते हैं, अनाज की इस विधि से अलग करता है, भूसा को क्या करते हैं, इसी निष्पावन विधि से ही क्या करते हैं, प्रोसेस से वो लोग क्या करते हैं, उसको अलग करने का कोशिश करते हैं। अब देखिए चालन की बात करते हैं। चालन द्वारा आटे से औषधियों को पृथक किया जाता है। चालन जो होता है ना, हम लोग खास करके घर में देखते हैं कि मम्मी जब रोटी बनाती है तो उससे पहले आटा को क्या करती है, चालती है। तो उसको जब अलग किया जाता है, उसमें जो भी औषधि होते हैं, जो भी कोई मोटे वाला जो कण होते हैं, मोटा जो आटा जो उसमें चोकर जो आ जाता है, उसको अलग करने के प्रोसेस को हम लोग चालन कहते हैं, है ना। जैसे कि कह रहा कि रेत से कंकर को निकालना, पत्थर से पृथक करने से, वो हो गया आपका। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपसाधन की बात करता है। किसी तरल मिश्रण में भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपसाधन कहते हैं, है ना। तो किसी तरल में, मतलब कोई एक लिक्विड में जो भी कोई भारी जो पदार्थ होता है वो जाके नीचे जाकर बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसाधन बोलते हैं। जल की तली में भारी कण नीचे जाकर बैठ, जैसे कि पानी को लिया जाए, है ना, गंदे पानी को अगर आप लोग लीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा देर के बाद होता है क्या होता है, जो उसमें भी मिट्टी होते हैं वो जाकर नीचे तली में जाकर बैठ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपसाधन बोलते हैं। अपसाधन उसी को बोलते हैं। अब देखिए निस्तारण किसको बोलते हैं, रेत और जल के मिश्रण में, है ना,
रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। जल को पृथक किया जाता है निस्तारण विधि के द्वारा ही। जैसे जल में महीन कण को अलग करना होता है। अब देखिए निस्यंदन क्या होता है। निस्यंदन किसको बोलते हैं? मिश्रण पदार्थ में जो भी मिश्रण होते हैं उसमें ठोस या द्रव को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको निस्यंदन बोलते हैं। जैसे कि रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। जो एक रेतीला जल होता है उसे स्वच्छ जल को प्राप्त करना क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे मिश्रण होता है और मिश्रण में क्या होता है? ठोस या द्रव को अलग करने का एक प्रोसेस होता है। अब वाष्पन किसको बोलते हैं? जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। देखिए नमक की बात करता है। नमक देखिए सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है। नमक की बात करता है। सूर्य के प्रकाश से जल जो होता है गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे ऊपर बदलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है उसको क्या बोलते हैं? वाष्पित हो जाता है। तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। जो ठोस लवण होता है वो नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब संतृप्त विलयन की बात करता है। देखिए जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घोल सके उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। संतृप्त मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिस विलयन में कोई भी पदार्थ जो होता है और अधिक नहीं घोल सके उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। अब देखिए विलय की बात करते हैं। कुछ पदार्थ जल में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? विलय बोलते हैं। जैसे पानी और नमक मिल जाएगा। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। कोई किसी पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है ना, है ना, किसी पदार्थ को विलयन को अगर गर्म किया जाता है उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। चलिए ये भी आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब चलते हैं 6 पे। टोटल चैप्टर आपका कितना है? इसमें 16 टोटल चैप्टर है। 8 तक करेंगे, ठीक है ना। आधा आधा इसको आधा आधा लपेट लेंगे इसको। देखिए आगे कह रहा कि हमारे चारों ओर परिवर्तन की बात करता है, ठीक ना। कह रहा कि हमारे चारों ओर परिवर्तन देखिए हमारे चारों ओर परिवर्तन हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलों के समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाता है। आपका ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फूल खिलते हैं और फूल भी मुरझा जाते हैं। परिवर्तन देखिए किसको बोलते हैं? पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। उत्क्रमित किसको बोलते हैं? है ना। उत्क्रमित आपका क्या हो जाएगा? इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जो उत्क्रमित होता है इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रमित बोलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा कि उत्क्रमित परिवर्तन की बात करता है। ऐसे परिवर्तन, है ना, ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रमित परिवर्तन बोलते हैं, है ना। ऐसा परिवर्तन जिसको फिर से अपनी अवस्था में लाया जा सके उसको बोलते हैं उत्क्रमित परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आटे को लोई को बेलकर रोटी बनती है, इससे पुनः कोई लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है कि अगर हम आटा बनाए हुए हैं, रोटी बेल रहे हैं, तो रोटी को हम क्या कर बेल दिए हैं, फिर उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब फिर से उसको अपने जगह पर ला सकते हैं। उत्क्रमित और परिवर्तन की बात करते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? उत्क्रमित अपरिवर्तन बोलते हैं। जिसकी जब रोटी पक जाता है तो फिर से हम उसको लोई बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। प्रसार की बात करता है। देखिए जब कोई वस्तु गर्म होने से उसे फैलता है या पिघलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसार बोलते हैं। फैलना शुरू हो जाता है। और संकुचन किसको बोलते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है और ठंडा होने पे क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? संकुचन बोलते हैं। आवर्ती परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती परिवर्तन बोलते हैं। सूरज का उगना हो गया, सूरज उगेगा, आज अगर उग रहा है तो शाम में डूबेगा, फिर कल आ जाएगा, है ना। जबकि आप लोग को एक सच्चाई पता होगा कि सूर्य ना ही उगते हैं ना ही डूबते, वो अपनी जगह पे फिक्स है। हमारा अर्थ घूमता है ना। अर्थ हमारे चारों ओर राउंडिंग करता है, जिसके कारण से पता चलता है कि अर्थ जो हमारा क्या है, सूर्य क्या है, घूम रहा है।
अनावर्ती परिवर्तन की बात करता है वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होते, है ना। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनावर्ती परिवर्तन बोलते हैं। अब गलन की बात करते हैं। किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। कोई अगर पदार्थ है ना, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर उसको मिल रहा है, उसमें वो परिवर्तन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं, गल गया हो। अब वाष्पन की बात करते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। चलिए, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। चलते 7 पे। 2 चैप्टर और करेंगे, 2 या 3 चैप्टर करेंगे। देखिए, पौधे को जानिए। पौधे के बारे में कह रहा है कि साग के बारे में कह रहा है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं, है ना। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? साग बोलते हैं। अब झाड़ी की बात करता है। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। एकदम ध्यान से समझिए इसको, चैप्टर को, है ना। साग किसको बोलते हैं? जो हरे और कोमल तने वाला होता है उसको साग बोलते हैं। लेकिन झाड़ी किसको बोलते हैं? कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका जो शाखाएं होता है तने के आधार के समीप निकलता है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। तना मतलब साग के ऊपर कंपेरिजन में बहुत मोटा होता है लेकिन उतना ज़्यादा मोटा नहीं होता। अब वृक्ष की बात करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ऊंचे होते हैं, है ना। इसके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भागों से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। अब देखिए, लता की बात करते हैं। लता कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लता कहते हैं। क्योंकि कमज़ोर होता है इसलिए उसको भूमि पर फैलना पड़ता है, ज़मीन पर फैलना पड़ता है। अब आरोही की बात करते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। तना पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन में क्या होता है? सहायता करता है। जैसे कि मनी प्लांट का पौधा है, ये क्या करता है? मनी प्लांट का पौधा क्या होता है? ये ऊपर चढ़ जाता है। देखिए, फलक की बात करता है। पत्ती के चपटे हरे भागों को फलक कहते हैं। जो पत्ती होते हैं हमारे, है ना, जो पत्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो उसका जो हरा भाग को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। सिरा किसको बोलते हैं? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। जो पत्ता होता है ना, जो पत्ती होती है, जो पत्ती का जो रेखित जो संरचना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। ऐसे देखिए, मान लीजिए कि मेरा ये पत्ता है, देखिए ऐसे जो होता है, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं सिरा, याद रखिएगा। अब सिरा विन्यास क्या होता है? घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे सिरा विन्यास के समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। रंध्र किसको बोलते हैं? पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। रंध्र से गैसों का और वाष्प उत्सर्जन भी होता है ना। पौधे जो होता है वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? रंध्र के द्वारा ही करते हैं। मतलब रंध्र को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। देखिए, पर्णवृत्त की बात करता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त बोलते हैं। पत्ती जो होती है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त बोलते हैं। रेशेदार जड़, देखिए रेशेदार जड़ क्या होता है? जिन पौधों की जड़ें एक समान दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ बोलते हैं। रेशेदार जड़ क्या होता है? जिनका पौधा जो होता है एक समान दिखाई उसको देता है, उसको रेशेदार जड़ बोलते हैं। अब मूसलाधार क्या होता है? मूसलाधार होता है, देखिए जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है उसको क्या बोलते हैं? मूसलाधार बोलते हैं। चलिए, ये भी खत्म हो गया। अब शरीर की गति। देखिए, कह रहा कि हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है ना। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, ये सब हमारा क्या है? एक तरह का गति है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोहनी हो गया, कंधा हो गया, गर्दन हो गई, इसको हम लोग क्या करते हैं? घुमा सकते हैं। अब संधि किसको बोलते हैं?
हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, उनको स्थानों को हम लोग संधि कहते हैं, जिसको हम लोग ज्वाइंट बोलते हैं। देखिए कंदुक खलिका किसको बोलते हैं, जो सभी दिशाओं में घूमता है उसको कंदुक खलिका बोलते हैं। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण है। घुटना जो हमारा क्या है, एक हिंज संधि है, याद रखिएगा। अचल संधि की बात करते हैं। हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है ना, जो कि अपने प्लेस पे, ऐसे संधियों को अचल बोलते हैं। तो अचल है मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता। कंकाल की बात करता है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर के एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, उसको ढांचे का कंकाल बोलते हैं, है ना। पसली पिंजर क्या होता है, देखिए पसलियाँ वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर क्या होता है, पसलियों वक्ष कहा कि पसलियाँ वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जोड़कर एक बक्से की रचना करता है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। अस्थियाँ एवं उपस्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करता है। जो अस्थियाँ होती है ना, अस्थियाँ हो गया आपका या फिर उपस्थियाँ हो गया, यह संयुक्त रूप से क्या करता है, शरीर के कंकाल का निर्माण करता है। गति करने समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खींचती हैं। जब गति करते हैं हम लोग तो पेशियाँ खींच जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, संकुचन हो जाता है बॉडी में। अब हिंज संधि की बात करते हैं। देखिए ऐसे संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे क्या कहते हैं, हिंज संधि कहते हैं। ऐसे संधि जो केवल आगे और पीछे जो है एक ही दिशा में क्या करता है, गति करता है, उसको क्या बोलते हैं, हिंज संधि बोलते हैं। केचुए की बात करते हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों को के बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होता है। पेशियाँ की बात करते हैं। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियाँ गति करती हैं। पेशियाँ क्या होता है, पेशियाँ जो होता है कह रहा है कि पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियों को क्या बोलते हैं, अस्थियाँ गति होता है। मछली के शरीर जो है, शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण करने में उसको सहायता करता है। चलिए ये भी चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। एट तक हम लोग खींच लिए हैं, मतलब एट तक हम लोग का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट क्लास बाद में होगा, तो नेक्स्ट टाइम में उसको किया जाएगा। अभी एट तक ही रहने देते हैं क्लास को, ठीक ना दोस्तों। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, जो 8 तक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो अब जो है न्यू क्लास को शुरू करते हैं और आपका 9 चैप्टर से शुरू हो रहा है ना। अब इसको जो है आज भी ख़त्म करना है इसको, ठीक है। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह के सजीव एवं उनका परिवेश। देखिए कह के उद्दीपन की बात करता है। हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। अब उत्सर्जन की बात करता है। शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब शरीर के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को, मतलब उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। आवास किसको बोलते हैं, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं। आवास किसको बोलते हैं, जिस परिवेश में वो लोग रहता है उसको क्या बोलते हैं, आवास बोलते हैं, ठीक है। देखिए अनुकूलन क्या होता है ना। अनुकूलन की बात करता है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसको अनुकूलन कहते हैं। तो ऐसा कोई विशिष्ट संरचना है ना जिसमें क्या करता है, उसको रहने के लिए योग्य बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं। अस्थायी आवास की बात करता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो स्थल में जो भी पौधा जंतु पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्थलीय बोलते हैं। जैसे वन होगा, घास, मैदान, वनस्थल, ये सब चीज़ें वगैरह हो जाएगा। और जलीय क्या बोलता है, जो जल में रहता है। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, ये सब हमारा क्या हो गया, जलीय हो जाएगा। और जैव घटक क्या होता है, देखिए जैव घटक होता है पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। जो हमारे इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में जो भी सजीव घटक होते हैं,
जैसे पेड़ पौधा जंतु, उसको हम लोग जैव घटक बोलते हैं। और अजैव क्या होता है, ऐसे पारिस्थितिक तंत्र में जो निर्जीव पदार्थ होता है उसको अजैव कहते हैं। जैसे चट्टान हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, ये सब आपका अजैव हो जाएगा। करेगा सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। जो सूर्य का प्रकाश है और उष्मा जो है, सब क्या आपका अजैव घटक का उदाहरण है। देखिए अंकुरन की बात करता है, बीज से नए पौधे का प्रारंभ। जो बीज होते हैं, बीज से जो नए पौधे का प्रारंभ होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए जब बीज में से अंकुरन निकल आता है तो हर प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। प्रजनन की बात करते हैं, जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतु अंडा देता है, कुछ जंतु क्या होता है, शिशु को देते हैं। गति किसको होते हैं, देखिए गति होता है, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य गति भी करते हैं वो। भोजन क्या होता है, देखिए भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यकता होता है। वृद्धि देखिए जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। जो जंतु के बच्चे होते हैं वो वृद्धि कर क्या होते हैं, वयस्क बन जाते हैं। श्वसन क्रिया देखिए क्या होता है, हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। वायु से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए समान होता है ना। सभी को लेते हैं। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल के द्वारा लेता है, पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, जिसको एस्टोमाटा बोलते हैं, उसके द्वारा लेता है। सजीव में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु भी होता है, सजीव में होता है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन क्या बोलते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं। चलिए 10 पे आते हैं। देखिए कह रहा कि गति एवं दूरियों का मापन की बात करता है। गति एवं दूरियां देखिए कह रहा कि प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे, जल मार्गों में आने जाने की प्रक्रिया नाव का उपयोग करते थे। यातायात साधन की बात करता है, आने जाने के साधन को यातायात कहते हैं, है ना। सड़क परिवहन की बात करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, सबका सड़क परिवहन हो गया। वायु परिवहन देखिए क्या होगा, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज आपका वायु परिवहन हो जाएगा। जल परिवहन क्या हो जाएगा, नाव, स्टीमर, पानी जहाज आपका क्या जल परिवहन हो जाएगा। मात्रक की बात करते हैं, है ना। मापन की एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। माप के परिणाम की बात करते हैं, संख्या भाग और मात्रक भाग। ये संख्या भाग और क्या होता है, मात्रक भाग होता है। लंबाई मापने के लिए देखिए प्राचीन तरीके क्या क्या था, पैर की लंबाई था, उंगली की चौड़ाई था, हाथ की लंबाई था, एक कदम की दूरी था, इस सब लंबाई के लिए यूज़ किया जाता था। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके ये प्रेजेंट टाइम में क्या क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ये सब चीज़ है। संसार के विभिन्न भाग का प्रयोग देखिए क्या होता है ना। मात्रक के रूप में देखिए होता है, एक गज में कितना फुट होता है, याद रखिए। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि बहुत बड़े बड़े बच्चे को तक कुछ पता नहीं रहता है, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। एक गज की बात करते हैं, एक गज में कितना फुट होता है, एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में 3 फुट होता है। एक गज में कितना इंच होता है, एक गज में 36 इंच होता है। कितना इंच होता है, एक गज में 36 इंच होता है, और एक गज में 3 फुट होता है। याद रखिएगा 3 फुट होता है। एक गज में कितना मीटर होता है, एक गज में 0.91 मीटर होता है। कितना होता है, एक गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितना फुट होगा, 100 गज में 300 फुट होगा, चूँकि हम जानते हैं कि एक गज में 3 फुट होता है। एक बीघा में कितना गज होता है, एक बीघा में 965 गज होता है ना। एक बीघा में 965 गज होता है, तो एक बीघा में कितना फुट होगा, बताइए। एक बीघा में कितना फुट होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 हो गया, 18 एक 19 हो जाएगा, 9 3 27 से कितना हो गया, 28 हो गया। मतलब कह सकते हैं 2895 फीट होता है ना। एक बीघा में जो होता है कितना होता है, एक बीघा में आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक बीघा में 2895 फुट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बीघा में कितना गज होता है, एक बीघा में 965 गज होता है। वैसे आप लोग जानते हैं कि एक बीघा में कितना कट्ठा होता है, एक बीघा में आपका होता है 20 कट्ठा होता है। एक बीघा में कितना होता है, एक बीघा में भी आपका होता है 20 कट्ठा हो जाता है, ठीक है। एक बीघा बराबर 20 कट्ठा, और एक बीघा बराबर 965 गज, और एक बीघा बराबर 2895 फुट हो गया। एक गज में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, एक गज में 9 स्क्वायर फुट होते हैं। स्क्वायर की बात करेगा, हम जानते हैं एक गज में 3 फुट होता है, और स्क्वायर की बात करेगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। फुट की बात करते हैं, देखिए फुट आपका क्या हो जाएगा,
फुट आपका क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है कि फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया। तो फीट फुट का बहुवचन होता है, एक ही चीज़ होता है ना। एक फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। एक फुट 12 इंच, एक गज में 3 फीट। तो एक गज में 3 फीट होता है, याद रखिएगा। एक गज 3 फीट बोलिए या फिर एक गज में बोलिए 36 इंच बोलिए, ठीक है। एक फुट में 12 इंच होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है या 0.30 मीटर होता है। वर्ग फीट देखिए क्या होता है, वर्ग फीट बोला जाता है। तो एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि एक फुट का ही स्क्वायर की बात करेगा, वही आपका वर्ग फीट हो जाएगा। 1790 में कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने मापन की एक प्रणाली की रचना की, जिसको क्या बोलते हैं, मीटर पद्धति बोलते हैं। मतलब मीटर पद्धति को फ्रांसीसियों के द्वारा ही डेवलप किया गया था 1790 में। अब SI मात्रक की बात करते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट के रूप में स्वीकार किया था। सेंटीमीटर की बात करते हैं, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मिलीमीटर की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर के 10 भाग के बराबर होता है, जिसकी 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 mm होता है, याद रखिएगा आप लोग। किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, जो कि लंबाई की दूरी है, लंबाई मापने के लिए यूज किया जाता है। वक्र रेखा, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं, है ना। जो उसके बाद जाके करा फिर धागे से मापक से मापा जाता है। जैसे वृत्त को मापने को क्या बोलते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। गति बोलते हैं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जब समय के साथ, है ना, समय के साथ जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, है ना। वर्तुल गति क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वर्तुल गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुइया हो गया, पंखे की पंखुड़िया हो, जो गोलाकार तरह से घूमता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तुल बोलते हैं। आवर्ती गति क्या होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा t एक निश्चित समय अंतराल के बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराता है, उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति मतलब क्या होता है, जब कोई भी वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान करता है ना, t एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार अपनी पूर्व गति को दोहराता है, उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो होता है ये 365 दिन और 5 दिन समय लगाता है। इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व की गति को दोहराता है, उसको बोलते हैं, वही होता है आपका। घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी के पेंडुलम की गति भी आवर्ती गति होता है। तो एक जगह पर फिर उसको रिपीट करके वही काम को फिर करना। झूले में झूलना और अणुओं के परमाणुओं के कंपन भी आवर्ती गति है। हृदय की धड़कन भी क्या आपका आवर्ती गति में ही आएगा। घूर्णन गति की बात करते हैं, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। पृथ्वी के परित हो गया, जो चंद्रमा द्वारा गति करना हो गया। हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण जो है सब क्या हो गया, सब वही अक्ष वाला हो जाएगा। अब आगे देखिए, प्रकाश और छाया की बात कर रहा है। देखिए प्रकाश और छाया की बात करता है। देखिए कह कि दीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू, विद्युत का बल्ब, ये सब हो जाएगा। पारदर्शी किसको बोलते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी बोलते हैं। जैसे शीशा, कांच, पानी हो जाएगा। अपारदर्शी किसको बोलते हैं, जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे दीवार, लकड़ी, पुस्तक हो जाएगा। पारभासी क्या होता है, जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है उसको पारभासी बोलते हैं। धुआं हो गया, कोहरा, तेल आगे, ये सब हो जाएगा। छाया वस्तु किसको बोलते हैं, मतलब जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जब कोई अपारदर्शी वस्तुएं इसे रोकता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर छाया बनता है। जैसे कमरा का दीवार हो गया, इमारत हो गया, सतह हो गया। ये फिर हम आगे आगे चलते हैं तो सूरज का लाइट मेरा पीछे पीछे छाया बनता है, ये भी होता है। हमें सूरज को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जो है ना। वैसे हम सूरज को सीधे तौर पर हम देख भी नहीं सकते क्योंकि उसका लाइट बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश की बात करते हैं, हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते, है ना, नहीं देख सकते। दर्पण की बात करते हैं, वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल और गोलीय होता है। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग घरों में हम लोग चेहरा देखने के काम में आता है
है ना। और गोलीय दर्पण की बात करते हैं, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होते हैं ये कांच का क्या होता है, खोखला भाग होता है, जिसकी एक सतह पर पॉलिश किया जाता है, उसको गोलीय दर्पण की बात करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है। परावर्तन की बात करते हैं, किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापिस उसी भाग में लौट जाने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जैसे झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं को परावर्तन देखते हैं, जो लौटता रिटर्निंग होता है। अब देखिए सूची छिद्र कैमरा की बात करता है। सूची छिद्र प्रतिबिंब का तब संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देख सकते हैं। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करते तभी जाकर सूची छिद्र कैमरा का यूज हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। देखिए विद्युत और परिपथ की बात करते हैं, ये चैप्टर में आया है। विद्युत किसको बोलते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, विद्युत कहते हैं। विद्युत के प्रकार की बात करते हैं, है ना। स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है, जो स्थिर विद्युत होता है वो आवेश के रूप में होता है, इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। विद्युत सेल की बात करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी जो होता है धनात्मक होता है ना, धनात्मक सिरा कहलाता है। और ऋणात्मक में क्या होगा, धातु की डिस्क ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जो विद्युत सेल में जो होता है संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तंतु किसको बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जन होता है उसको जो पतले तार के बल्ब को तंतु बोलते हैं। विद्युत परिपथ देखिए क्या होता है, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित हो सके विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ क्या होता है, वह पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित हो सके उसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ चार प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ, लीकेज परिपथ। खुला, बंद, लघु, लीकेज चार प्रकार के होते हैं। विद्युत परिपथ देखिए, विद्युत परिपथ की धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। जब बल्ब टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। विद्युत स्विच की बात करते हैं, विद्युत बल्ब को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते और हटाते हैं। आप तो जानते हैं ये सब स्विच को। देखिए विद्युत चालक की बात करते हैं, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रवाहित हो सकती है, ऐसे पदार्थ जिससे होकर धारा प्रवाहित हो सकती है उसको विद्युत चालक कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण चांदी हो गया, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब आपका क्या हो जाएगा, विद्युत चालक हो जाएगा, जिससे होते हुए धारा इलेक्ट्रिक धारा पास करता है। अब विद्युत व चालक की बात करते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है ना। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, विद्युत व चालक बोलते हैं। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, या कोई भी सूखा चीज़ हो जाएगा आपका, बांस का सूखा चीज़ ले लीजिए आपका। विद्युत रोधक की बात करते हैं, जिन पदार्थों से होकर धारा प्रभावित नहीं हो सकते, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर धारा प्रभावित नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक कहते हैं। अब देखिए लकड़ी, रबर, कांच, कागज, वायु, इससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकता, ये विद्युत रोधक होते हैं। ये भी चैप्टर खत्म हो गया। देखिए चुंबकों द्वारा मनोरंजन की बात करते हैं, प्राचीन यूनान, है ना। देखिए प्राचीन यूनान की बात करता है, प्राचीन यूनान गैलेरियो मैग्नस ने, मतलब जो एक गैलेरिया था, है ना, इसकी कहानी आप लोग जानते होंगे। इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा कहानी है ना। कहा कि प्राचीन यूनान गैलेरियो मैग्नस ने चुंबक की खोज किया। किसने किया था, मैग्नस ने खोज किया था। गैलेरियो के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम से दिया गया। देखिए इसका कहानी क्या चीज़ होता है कि ये एक गैलेरिया होता है जिसका नाम मैग्नस होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा गैलेरिया था, है ना। भेड़ था, वो भेड़ चराने के लिए जाता था, तो वो पहाड़ पे जाता था। एक दिन जैसे ही गया ना, तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जो लाठी होता था उसके लाठी के नीचे में क्या होता था, नीचे में लोहा लगा हुआ रहता था, ठीक है। नीचे में लोहा लगा हुआ रहता था और ऊपर में भी लोहा लगा हुआ था, जिससे क्या हो सके जो मेरा डंटा होता था वो डंटा क्या हो सके, टूटे फूटे नहीं और मजबूत रहे, है ना। तो जो गैलेरिया था
तो जैसे वो मैग्नस था उसका नाम, तो वो क्या करता था, उसको पकड़ पकड़ के पहाड़ पे चढ़ता था भेड़ चढ़ाने के लिए। तो उसी समय क्या हो गया, पहाड़ पे जैसे चढ़ा ना, तो पहाड़ पे एक जगह पे जैसे ये पहाड़ को लाठी को वहाँ पे रखा, तो जो पहाड़ था बहुत बड़ा, है ना, उस पर इस पे चिपक गया। मतलब कि ज़्यादा प्रेशर लगाया तब जाके यहाँ से वो लाठी को ऊपर कर पाया, ठीक ना। तो ऊपर कर पाया तो वो एक दो बार इसको रिपीट किया, तो उसको कुछ सस्पेंस हो गया कि लगता है कुछ है तो नहीं यहाँ पे, कोई कोई बैठा हुआ तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भूत प्रेत ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो देखता है, तो बाद में जाकर उस पर दिमाग लगाना शुरू करता, उस पर रिसर्च किया, तो बाद में पता चला कि वहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइट है। इसलिए मैग्नेटाइट जो होता है, मतलब चुंबक का जो खोज की बात करते हैं, किसने किया था, मैग्नस ने किया था। ठीक है। देखिए आगे कह रहा है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो प्रकृति में पाया जाता है। जैसे उदाहरण हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक का नाम आपका क्या होगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। कृत्रिम चुंबक की बात करते हैं, तो लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो लोहा का टुकड़ा होता है उससे जो बनाया जाता है उसको कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। जैसे कि छड़ चुंबक हो जाएगा, गोलक हो जाएगा, नाल चुंबक हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, कौन कौन, लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट आपका क्या चुंबकीय पदार्थ है। और चुंबकीय पदार्थ किसको बोलते हैं, देखिए जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता उसको चुंबकीय कहते हैं। कपड़ा होगा, लकड़ी होगा, चमड़ा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, सब हमारा क्या और चुंबकीय। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव बोलते होते हैं और फिर दक्षिण ध्रुव होते हैं। उत्तर ध्रुव का पहली सिरा, उत्तर ध्रुव में क्या होता है, पहली सिरा उत्तर मुख होती है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और दक्षिण ध्रुव में क्या होता है, दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे, है ना। न तो डायरेक्शन देखने के लिए जो है चुंबक का यूज करते थे। दिक सूचक, दिशा का निर्धारण करने के लिए यूज होता था दिक सूचक, डायरेक्शन देखने के लिए। जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर पे आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है। तो डायरेक्शन देखने के लिए दिक सूचक का यूज होता था। आकर्षण की बात करते हैं, दो चुंबकों के आसमान ध्रुव मतलब असमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। मतलब जो दो चुंबक होते हैं अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको आकर्षण कहते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति लगता है। मतलब जैसे हमारा चुंबक है ना, तो चुंबक के जो दोनों सिरा, जैसे एक सिरा हो गया, एक सिरा हो गया, दोनों पे क्या होता है ना, अधिक शक्ति का यूज होता है। प्रतिकर्षण देखिए क्या होता है, दो चुंबकों के समान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है ना। जो एक जैसा जो चुंबक होता है उसका क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। चुंबक से लोहे पदार्थों के घटक को क्या कहते हैं, मिश्रण से अलग किया जाता है। जो चुंबक से जो लोहा जो होता है, चुंबक से लोहे पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जाता है। मिश्रण के द्वारा क्या होता है, उसको अलग कर सकते हैं। चुंबक का भी चैप्टर खत्म। अब आगे हम लोग जल पे, अब 3 चैप्टर बचा, इसको भी जल्दी समाप्त करेंगे। देखिए जल की बात करता है। जल जानते हैं आप लोग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं, जल है तो हम लोग हैं। और हमारे अर्थ पे जो है कितना परसेंट वाटर है, बताइए ज़रा, 71% वाटर है। देखिए जल की आवश्यकता की बात करते हैं, पीने, नहाने, खाने, पकाना, कपड़े धोना आदि के लिए जल का यूज होता है। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग, नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप के द्वारा प्राप्त करते हैं। विलुप्त जल की बात करते हैं, जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, महासागरों का खारा जल जो गहरों गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम से नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं। अब नमक की बात करता है, जो महासागर होते हैं उसमें जो खारा जल होता है, जो सेलिन वाटर होता है, वो जब गड्ढे में चला जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो वाष्पन के द्वारा वहाँ पे वाटर वहाँ पे हट जाता है, बच क्या जाता है, एक नमक का ढेर बच जाता है। देखो वाष्पीकरण क्या होता है, वायु में जल वाष्पन तथा संघनन परिवर्तन करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वायु में जल की बात करें, वाष्पन की बात करें, गर्म कर रहा है तो वाष्पन हो गया, ठंडा हुआ तो संघनन हो जाएगा, ये सब प्रक्रम का तो वाष्पीकरण कहते हैं। गिलास की बाहरी सात पर जल की बूंद, जैसे मेरा गिलास है ना, जो मेरा गिलास होता है इसका जो हम लोग देखते हैं कि जो बाहर में जो देखते हैं हम लोग क्या होता है, जल आ जाता है, उसका क्या कारण, देखिए बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है ना, बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित, जो जलवाष्प होता है ये बाहर की पे आ जाता है।
जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं तो ताप कम होता है। जैसे पृष्ठ जो है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ताप कम होगा। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडा होता जाता है। जल कणिका की बात करते हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों, जिन्हें जल कणिका के रूप से जानते हैं। बादल क्या होता है, देखिए बादल ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देता है। वर्षा देखिए क्या होता है, बहुत सी जल कणिकाएं आपस एक बड़े अमाप की जल की बूंदों बनाती है। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिर जाता है ना। क्या होता है, वर्षा के रूप में वो गिर जाता है। संघनन देखिए क्या होता है, जलवाष्प को जल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। मतलब जो जलवाष्प होता है जब वो जल में चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। भौम जल देखिए क्या होता है, पृथ्वी की शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जो पृथ्वी का जो शुद्ध जल है वो भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जल चक्र की बात करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। बाढ़ क्या होता है, अधिक वर्षा बाढ़ का कारण होता है। सूखा क्या होता है, वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण की बात करते हैं। जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरते जिससे जल व्यर्थ न हो जाए। जल का संरक्षण हो गया। वर्षा के जल का संग्रहण की बात करते हैं। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल किए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। आपकी छत पर गिर रहे बारिश के पानी को समान तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम होता है, वर्षा जल संग्रहण होता है। चलिए ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे चारों ओर वायु। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है। हाँ जानते हैं आप लोग, हमारे जो वायु है कितना परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन 21%, शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ और अन्य गैसें भी है ना, जो जलवाष्प धूलकण के होते हैं। वायुमंडल वायु की वह परत जो पृथ्वी से घिरे हुए तो उसको वायुमंडल कहते हैं। इसका 5 पार्ट्स होता है, 5 लेयर होता है। एक होता है क्षोभ मंडल, है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ब्रह्म मंडल। फिर से देखिए, क्षोभ मंडल सबसे ऊपर होता है, समताप मंडल उससे नीचे होता है, मध्य मंडल बीच में होता है, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बारह मंडल। वायुमंडल का संगठन की बात करते हैं, है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3% और अंश गैस कितना होता है 0.4% जो होता है, जिसमें आपका हीलियम और हाइड्रोजन भी आता है। देखिए वात सूचक की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, वात सूचक की बात करते हैं। और वात सूचक आपका जो है, देखिए जब वात सूचक घूमती है तो वह दिशा में रुक जाता है। जब वात सूचक जब घूमता है तो वो दिशा में रुक जाता है, उसको क्या बोलते हैं, देखिए उसको बोलते हैं जिस दिशा में वायु चल रही होती है। पर्वतारोही की बात करते हैं, है ना। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ में ले जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में कमी हो जाता है ना, वायु के ऑक्सीजन में कमी हो जाता है। आप लोग बताइए ज़रा, जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, उसमें होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम। जिस जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन की कमी होती है ना। तो हो गया। देखिए अब आ गए ऑक्सीजन कैसे लाते हैं। देखिए ऑक्सीजन को जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होता है, एकदम जानते हैं, जल और मिट्टी में क्या होता है, वायु प्रेजेंट होता है। मिट्टी के जीव की बात करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मांड तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान होता है। जब जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संग्रहित हो जाता है तथा जल की बूंदें ठंड के पृष्ठ पे क्या होता है, जल की बूंदें जो होता है ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। वायु जो होता है प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं। पवन की बात करते हैं। गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरता है। पादप एवं जंतु की बात करते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, सही बात है। देखिए जलीय प्राणी की बात करते हैं। श्वसन के लिए जल में जो होता है घुली वायु का उपयोग करते हैं। जो घुला हुआ वायु होता है उसी का हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। पवन चक्की की बात करते हैं। पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है।
जलने की क्रिया में क्या होता है, केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति ही में ही संभव होता है, तभी जाकर कुछ जल पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में क्या होता है, घुटन महसूस होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हमारे नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से क्या करता है, वो रोकता है। चलिए ये भी ख़त्म हो गया। चलते हैं लास्ट चैप्टर, आपका लास्ट चैप्टर है दोस्तों। इसके बाद आपका जो है साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कचरा की बात करते देखिए, एक कदम स्वच्छता की ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहते 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया, 2 अक्टूबर 2014 को। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से क्या होता है, कचरा उत्पन्न होता है। भराव की बात करते वह स्थान जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भराव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भराव बोलते हैं। कंपोस्टिंग देखिए क्या होता है, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतुओं अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा, है ना, जो भी कृमि होता है या लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। देखिए दोनों में अंतर है। कंपोस्टिंग बोलेंगे रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतुओं को खाद में परिवर्तित किया जाता है, उसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट अगर बोला जाएगा, जो हमारे रसोई घर के जो कचरा होता है उसको कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा उसको कंपोस्ट में परिवर्तन किया जाता है, उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अपशिष्ट की बात करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखाना, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है ना, तथा जिसे हम कचरा पात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं, अपशिष्ट हो जाता है। पुनर्चक्रण देखो क्या होता है, कचरे को कुछ नए रूप से सामग्री में बदलना को क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण होता है। जैसे ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, धातु जैसे एल्युमिनियम, स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्नवीकरण या पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जो क्या होता है, पुनर्चक्रण बोलते हैं। मतलब कि ऐसा जानिए कि जैसा कोई सामान जिसका हम लोग पुनः रिपीट में यूज कर सकते हैं, है ना, पुनः उसको बनाया जा सकता है, उसका क्या पुनर्चक्रण हो गया। रिसाइकलिंग क्या होता है, पृथ्वी को बचाता है ये, है ना, रिसाइकलिंग क्या पृथ्वी को बचाने का काम करता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पुनर्चक्रण ऊर्जा बचाता है, देखिए एकदम ऊर्जा बचाता है। सामग्री के एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकलिंग करने में कम ऊर्जा खर्च होता है। पुनर्चक्रण जो होता है देखिए कागज़ की बात करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, ऊर्जा की बचत होती है ना, जो कि कम कर देता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसको कम कर देता है ना। लैंडफिल अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार है, पुनर्नवीकरण नहीं किया जा सकता है के लिए मुक्त होता है। मतलब पुनर्चक्रण जो होता है इसके क्या होता है, बहुत सारा चीज़ का बचाव होता है ना, हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, एनर्जी का कम यूज हो पाता है ना, ऐसे बहुत सारा चीज़ इसके कारण ये होता है। देखिए लगभग अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। मतलब जो भराव वाला जो क्षेत्र होता है 20 साल तक वहाँ पे कोई भी भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर उसमें भवन बनाया जाएगा तो क्या हो सकता है, वो कचरा जो होता है जो डंपिंग किया जाता है वो धंस सकता है, इसलिए उसको रोका जाता है। बनाने वाला तो 2 साल 5 साल में बना लेता है, लेकिन फिर उसका जो बिल्डिंग होता है उसमें कुछ क्रैक हो जाता है। देखिए कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं, है ना। कुछ शहरों अथवा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान का प्रदान करती है। एक होता है नीले वाला, एक होता है हरे वाला। तो देखिए नीला वाला जो होता है पुनः उपयोग किए जाने वाले पदार्थों डाले जाते हैं, जो जिसका यूज फिर से किया जा सकता है, उसको नीले कूड़ेदान वाला कहते हैं। जिसको जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच हो गया वो नीले वाला हो गया। और एक हरे वाला होता है जिसको रसोई का पार्ट हो गया या जंतु का कोई अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उसको हरे वाला में डाला जाता है। तो दोस्तों आज जो है साइंस के पोर्शन को पूरे कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। देखिए लगभग 1.25 घंटा का ये क्लास चला, है ना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ था। मैंने लास्ट में थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी मोड में जो इजी क्वेश्चन है उसमें टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है नहीं, उसको बस एक बार सरासरी निगाहों से देखते हुए निकल जाना, ठीक है। तो आप लोगों को बताइएगा ज़रा ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास फिर से अब मैं चलूँगा 7th क्लास पे, क्योंकि 6 का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। 6 का मैंने साइंस और SST दोनों को मैंने करवा दिया, है ना। और SST में भी आपका जो जितने भी पार्ट्स है सबका हो गया। अब मैं 7th क्लास का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 7th में देखिए
क्या स्टार्ट करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या स्टार्ट साइंस किया जाए स्टार्ट, या फिर जो SST स्टार्ट किया जाए। ठीक ना, अब साइंस क्लास को जल्दी से ख़त्म किया जाएगा। इस तरह से हम लोग को जो है 10 क्लास तक जो है NCERT को पूरे एकदम निचोड़ के पूरा पढ़ लेना है, जो आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, बहुत बड़ा काम देगा, है ना। क्योंकि ये आपका GK GS का पोर्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे आपका बेस बनेगा, आपको नॉलेज होगा, है ना। नॉलेज बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक होता है याद करके पढ़ना और एक होता है आपका क्या करने के लिए। अगर आप याद करके अगर पढ़ रहे हैं तो फिर जान लीजिए कि आपको जो आज याद कीजिएगा और आपका क्या होगा कि कल आप क्या कीजिएगा, कल आप भूल जाइएगा उसको। लेकिन अगर वही समझ के अगर कीजिएगा, समझ के अगर पढ़ रहे हैं तो आपका ये बहुत बड़ा काम का चीज़ है, जो आपको बहुत बड़ा काम देगा। ये समझ गए ना, चूँकि NCERT है, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार को ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए, गुड बाय।